अगले संसद सत्र के दौरान एक पूर्व सांसद धरना देने वाले हैं। जी हां, हमारे साथ आनंद मोहन जी हैं। पूर्व सांसद हैं, सांसद के पति हैं और विधायक के पिता हैं, लेकिन फिर भी धरना देने वाले हैं। सर, क्या कारण है कि आप धरना देंगे? आगामी मानसून सत्र जो संभवतः 22 जुलाई से शुरू है, उसके अंतिम दिन जो तिथि निर्धारित होगा, उसके अंतिम दिन हम सब चंद्रशेखर जी के चाहने वाले, चंद्रशेखर जी को मानने वाले देश भर के जो लोग हैं, जो कल जमा हुए थे 8 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि पर, तो सत्र के अंत में जो संपूर्ण सदन ने यह फैसला लिया पुण्यतिथि में कि मानसून सत्र के अंतिम दिन हम सब धरना देंगे कि आदरणीय चंद्रशेखर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और उनकी जो जयंती आने वाली है अगले साल, उसके पूर्व ये फैसला भारत सरकार ले। जितने लोगों को मिला है अब तक भारत रत्न, वो सभी आदरणीय हैं। सबका इस देश को बनाने, सजाने, संवारने में अहम भूमिका रही है, लेकिन बहुत जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो लोग थे या उसके बाद जो लोग हुए राष्ट्रीय आंदोलन से इतर, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन के बाद के जो लोग थे उसमें चंद्रशेखर जी का योगदान किसी से भी कम नहीं है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या फिर संसदीय इतिहास में वो समाजवाद की दूसरी कड़ी जो आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया, जेपी के बाद की जो पीढ़ी हुई, उसमें सबसे सशक्त और दमदार उनकी भूमिका रही। वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के प्रवक्ता रहे और अंतिम जन की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ते रहे। कभी उन्होंने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। ऐसे में 17 साल उनके निधन के बीत जाने के बाद भी अगर उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई तो ये अनदेखी नहीं है, ये भूल नहीं है, ये उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफी है। हम चंद्रशेखरवादी ऐसा मानते हैं और कल ये बातें उभर के आई कि भाई उनको भारत रत्न दिया जाए और ये 17 अप्रैल जो उनकी जयंती है उसके पूर्व हो। 17 अप्रैल को हम लोग रामलीला मैदान में जमा होंगे, बड़ी संख्या में जमा होंगे, लाखों में जमा होंगे, लेकिन हम जंतर मंतर पर इस मानसून सत्र के अंतिम दिन हजारों की संख्या में देश भर के चंद्रशेखरवादी, समाजवादी लोग इकट्ठा होंगे। आनंद जी, इसकी मांग आप और तमाम ऐसे लोग हैं जो एक उस क्षेत्र से भी आते हैं, उस भाषा से भी आते हैं और साथ ही जो सोशलिस्ट पॉलिटिक्स के जो तमाम लोग हैं वो इसकी मांग बहुत टाइम से कर रहे हैं। क्या हो गया ऐसा कि इतने सारे लोगों की मांग के बावजूद अब धरने की ज़रूरत पड़ रही है, जो एक आपकी मुहिम है उसको वहाँ पहुँचाने के लिए? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में एक बात होती है कि
मांगे उठती हैं और एक कुछ औपचारिकताएं पूरी करके वो मौन हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो उसका नोटिस नहीं होता। ये लोकतंत्र का चरित्र भी है, स्वभाव भी है। झारखंड की मांग हुई, कभी लोगों ने जब ये मांग उठाई थी तो लोग को लगा था कि ये एक मजाक है। अब बंगाल का विभाजन हुआ, बिहार पहले बना, उससे टूट करके फिर दूसरा पार्ट टूटा, उड़ीसा बना। अब कितनी टूट हो, एक बंगाल 3 जगह बट गया, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 3 हो गया। लेकिन हुआ, जब झारखंड की मांग आई, उठी और दमदार तरीके से लोगों ने उठाया, उसके लिए लोग शहादत और कुर्बानियों तो देने के लिए तैयार हो गए, तो वो पूरा हुआ। आपने देखा उत्तराखंड की मांग उठी और जब वो धीमी गति तक चलता रहा, लेकिन जब वो मुखरता से उठा तो उत्तराखंड बटा। मैं ऐसा मानता हूँ कि छोटा राज्य द्रुत विकास का वजह भी हो सकता है, कारण भी बन सकता है, अगर लोग भौगोलिक दृष्टि से इसका बंटवारा करें। उसी तरह मांगों में अगर दमदार तरीके से मांगे उठाई जाए तो जो लोकतंत्र का स्वभाव है, जो शासकों का चरित्र है, रहा है, ये बात लोग अगर मुखरता से उठाए, दमदार तरीके से उठाए तो सुनी गई। अगर बात उठा करके बस्ते में, ठंडे बस्ते में डाल दी गई, लोग मौन हो गए, तो उसको नोटिस नहीं लेता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हर संवेदनशील शासक को चंद्रशेखर जी के बारे में सोचना चाहिए, है ना। और उनकी जिनके बारे में अटल जी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र का 2 ही पक्ष हमने 50 वर्षों की राजनीति में देखा। उनकी हीरक जयंती पर वो विज्ञान भवन में बोले थे कि 50 वर्षों के हमारे संसदीय इतिहास में हमने भारत के लोकतंत्र के 2 ही रूप देखे, एक सत्ता और एक सत्ता पक्ष, एक प्रतिपक्ष। लेकिन जैसे ही संसद में और भारतीय राजनीति में चंद्रशेखर की उपस्थिति हुई, हाजिरी हुई और वो शामिल हुए, एक तीसरा उभय पक्ष उभर के आया और हम उसको कह सकते हैं निष्पक्ष, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और बीच में खड़ा निष्पक्ष